मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे लैंगिक जनन के बारे में, और लैंगिक जनन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि लैंगिक जनन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला निषेचन पूर्व, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्चात। निषेचन पूर्व की घटना पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था युग्मक निर्माण, और युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के बनने की जो क्रिया थी उसको ही हम युग्मक निर्माण कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में लैंगिकता, जिसको कहते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में लैंगिकता। इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, पादपों में नर एवं मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं। पौधों में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं जब ये दोनों अंग एक ही पादप में हो, तो इन्हें द्विलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल। और जब ये भिन्न पादपों पर हो तो इन्हें एक लिंगी पादप कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी पौधा हो, उस पर नर और मादा दोनों संरचनाएं पाई जा सकती हैं। अगर एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो ऐसे पौधों को हम द्विलिंगी कहते हैं। और जब ये नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना दोनों अलग अलग पौधे पर पाई जाए तो इस स्थिति को हम एक लिंगी पादप कहते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत से फंजाई, बहुत से कवक, जिसको फंजाई बोलते हैं, और पादपों में द्विलिंगी स्थिति के लिए उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी
शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत से कवक है और बहुत से पादप है जिनमें द्विलिंगी स्थिति पाई जाती है, और ऐसे कवक या पादपों को उभयलिंगाश्रयी या समथैलसी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अगर ये एक लिंगी है, एक लिंगी के लिए एक लिंगाश्रयी या विषम थैलसी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है। जो पुष्प पैदा करने वाले पौधे हैं, फूल पैदा करने वाले पौधे हैं, उसमें एक लिंगी नर पुष्प जो होता है वो पुंकेसरी होता है, अर्थात वो पुंकेसर को धारण करता है, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसरीय होता है। अर्थात मादा पुष्प वो पुष्प है जिसमें स्त्री केसर पाया जाता है लेकिन पुंकेसर नहीं होता, और नर पुष्प वो है जिसमें पुंकेसर तो होता है लेकिन स्त्री केसर नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्रयी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो फूल पैदा करने वाले पौधे हैं जिनमें पुष्प आते हैं, उसमें एक अकेला पौधा भी उभयलिंगाश्रयी होता है, और इसमें एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। एक ही पौधा है जो दोनों पुष्पों को धारित करता है, दोनों पुष्पों को उत्पन्न करता है। वो एक लिंगी पुष्प भी उत्पन्न कर सकता है और द्विलिंगी पुष्प भी उसी पौधे में होता है। ऐसे एक अकेले पादप के लिए भी उभयलिंगाश्रयी शब्द प्रयोग किया जाता है।
ये इसका उदाहरण है उभयलिंगाश्रयी पादप कुकुरबिट्स, जिसको हम कुकुरबीटा कहते हैं, कुल है। इसमें आता है कद्दू, ककड़ी, आदि। उभयलिंगाश्रयी पादप कुकुरबिट्स और नारियल इसके उदाहरण हैं। ये जो कद्दू है, ककड़ी है, तरोई है, ये ऐसे पौधे हैं जिनके एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प उत्पन्न होते हैं। एक लिंगी पुष्प भी उत्पन्न हो सकते हैं और द्विलिंगी पुष्प भी उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि एक लिंगाश्रयी पादप का उदाहरण पपीता और खजूर है। ये पपीता और खजूर जो है, ये एक लिंगाश्रयी पादप है। एक पौधे पर या तो नर पुष्प होंगे या मादा पुष्प होंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, प्राणियों में टेपवर्म, स्पंज, केचुआ, जोंक आदि द्विलिंगी प्राणी हैं। अर्थात स्पंज में, टेपवर्म में, केचुआ में और जोंक में नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं, जबकि तिलचट्टा, जिसको कॉकरोच कहते हैं, तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। और अगला पॉइंट देखेंगे, बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स से है। इनका शरीर अगुणित होता है, जबकि
ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और अधिकांश प्राणी का जनकीय काय द्विगुणित होता है। इसको हम अगुणित को n बोलते हैं और इसको द्विगुणित को 2n बोलते हैं। बहुत से जीव है जिनका संबंध मोनेरा से है। मोनेरा संघ में जीवाणु और नीली हरी शैवाल आते हैं, फंजाई कवक है, शैवाल है, और ब्रायोफाइट्स के जो जीव हैं इनका शरीर अगुणित होता है। और जिनका टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, और अधिकांश प्राणी इनका शरीर द्विगुणित या 2n होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो युग्मक है वो सदैव अगुणित होता है, चाहे वो अगुणित जीव, अगुणित शरीर वाले जीव से पैदा हुआ हो या द्विगुणित जीव वाले शरीर से पैदा हुआ हो। इसको हम अगले पॉइंट में देखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन एक न्यूनकारी विभाजन है। जहां द्विगुणित शरीर अगुणित युग्मक को उत्पन्न करता है, इसके अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित होता है। अगर कोई भी द्विगुणित शरीर वाला जीव है तो उसके युग्मक निर्माण के समय उसका द्विगुणित शरीर की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, और अर्धसूत्री विभाजन एक न्यूनकारी विभाजन है जिसमें अगुणित युग्मक को जन्म देने के लिए उसके गुणसूत्रों का आधा भाग, एक सेट, प्रत्येक गुणसूत्र में प्रत्येक युग्मक में जाता है। जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो अगली प्रक्रिया है युग्मक स्थानांतरण।
चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, निषेचन पूर्व की घटना में दो ही महत्वपूर्ण है, एक युग्मक का निर्माण और दूसरा है युग्मक का स्थानांतरण। इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। युग्मक निर्माण के बाद नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ताकि युग्मन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अगला पॉइंट है अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा युग्मक अचल एवं स्थानबद्ध होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब नर और मादा युग्मक दोनों का निर्माण हो जाएगा तो ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, क्योंकि इनको मिलना है, इनका संलयन होना है, और ये युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। अधिकतर जीवों में जो नर युग्मक होता है वो चलनशील या भ्रमणशील होता है, जबकि मादा युग्मक जो है वो अचल होता है, जहां उसका निर्माण होता है लगभग उसी स्थान से बंधा हुआ होता है, उसमें भ्रमण नहीं होता। अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ फंजाई, कुछ कवक तथा शैवालों में असाधारण रूप से दोनों युग्मक चलनशील होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कहा था कि जो नर युग्मक है वो चलनशील है और जो मादा युग्मक है वो स्थानबद्ध है, वो अचल है, वो चलता नहीं है। लेकिन कुछ कवक और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भ्रमणशील होते हैं और इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है।
जिनमें होकर नर युग्मक गति करता है, ये ज्यादातर तो ये जो चलनशील युग्मक है, इनमें जिनमें माध्यम की जरूरत होती है, वो ज्यादातर जीवों में वो माध्यम होता है जल। जैसे शैवाल में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, युग्मक जल में तैरते रहते हैं, जल में तैरते हुए स्थानांतरित होते हैं। शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इसमें जो नर युग्मक है वो पानी के सहारे ही मादा युग्मक तक पहुंचता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो नर युग्मक को पहुंचना है, कोई जरूरी नहीं है कि नर युग्मक पहुंच ही जाए, इसलिए ये नर युग्मक, अगला पॉइंट है, नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में कई हजार गुना अधिक उत्पन्न होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जल के माध्यम से कोई जरूरी नहीं है कि नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच ही जाए। बहुत सारे नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, बीजीय पादपों में बीजीय पादप का मतलब हुआ ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करते हैं, इनमें परागकण पॉलन ग्रेन नर युग्मक के वाहक का कार्य करता है। तथा अंडक में अंड होता है। और आप जानते हैं कि जो परागकण है ये परागकोश में उत्पन्न होता है। निषेचन संपन्न होने से पहले परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना चाहिए, और जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होगा, एक पराग नलिका निकलेगी और उस पराग नलिका के अंदर नर युग्मक का केंद्रक
अंडाशय तक या अंडक तक पहुंचेगा। अगला पॉइंट देखेंगे, द्विलिंगी में जिसको कहते हैं स्वनिषेचन, दूसरा होता है परनिषेचन। पादप जैसे मटर में पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना सरल है, क्योंकि इनमें पराग कोश और वर्तिकाग्र समीप स्थित होते हैं। जो द्विलिंगी पुष्प है, जिसमें एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाया जाएगा। अब पुंकेसर का जो शीर्ष भाग है परागकोश, उसमें पराग कणों का निर्माण होगा, जो वर्तिकाग्र के बिल्कुल समीप होता है। तो वहां पर पराग कण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना बहुत ही सरल है, इसको स्वनिषेचन भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, परपरागित। परपरागित पादपों जिसको हम कहते हैं एक लिंगाश्रयी, ऐसे पौधे जिसमें या तो नर पुष्प होंगे या मादा पुष्प होंगे। तो ये जो परपरागित पादप है, इनमें पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। एक परागण क्रिया है। परागण क्रिया का मतलब पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिका के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अगर ये द्विलिंगी पादप है तो उसमें दोनों समीप होने के कारण एक ही पुष्प में परागण हो जाता है, इसलिए उसको स्वनिषेचन या इसको कहेंगे स्वपरागण। स्वपरागण। और अगर एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के पराग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसको हम परपरागण कहते हैं। ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, जल से हो सकता है, वायु से हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है या मनुष्यों के द्वारा हो सकता है।
अगला पॉइंट है परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंडे के पास नर युग्मक को अपने से बाहर निकाल देती है। जब परागण होगा, पराग कण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, तो वर्तिकाग्र पर पराग कण अंकुरित होगा, एक नली बनेगी जिसको हम पराग नली बोलते हैं। उसके अंदर नर युग्मक पराग नली के अंदर होता हुआ पराग नली, अगर ये अंडाशय है और यहाँ पर वर्तिकाग्र है, यहाँ से ये अंदर को आएगी और जहां अंड होगा वहां इसको नर युग्मक को छोड़ देगी। और अब यहाँ पर चूंकि एग सेल है, अंड कोशिका है, और यहाँ पर एक नर युग्मक भी आ जाएगा, तो ये दोनों समीप में हो जाएंगे और एक नई घटना होगी जिसको हम निषेचन कहते हैं। निषेचन लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन या निषेचन कहलाती है। जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। ये दूसरी घटना निषेचन पूर्व के बाद निषेचन की आती है। लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसमें युग्मक का युग्मन होता है
युग्मक मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन या निषेचन कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम कहना चाहें कि नर और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं तो गलत नहीं होगा। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज या एक कोशिका बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ रोटीफर्स जीव है, मधुमक्खी, मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा टर्की पक्षी में, ये टर्की पक्षी है, बिना निषेचन अर्थात बिना नर युग्मक के संलयन के मादा युग्मक द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि नर और मादा युग्मक मिलेगा, निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद भ्रूण बनेगा, नया जीव पैदा होगा। यहां पर ये कुछ अपवाद है, कुछ रोटीफर्स है, मधुमक्खियां हैं, कुछ छिपकलियां हैं और टर्की नामक पक्षी है जिसमें बिना निषेचन के ही अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक से नहीं मिलेगा, फिर भी मादा युग्मक नए जीव को उत्पन्न कर देगी और ये जो घटना है इसको अनिषेक जनन कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, युग्मक संलयन कहां संपन्न होता है। ये जो युग्मक संलयन अभी हमने कहा निषेचन कहां होता है, इसके बारे में पॉइंट वाइज देखेंगे। अधिकतर जलीय जीवों में चाहे वो शैवाल हो या मछलियां हो, कुछ जल स्थलचर जिसको हम कहते हैं मेढक में युग्मक संलयन जल में होता है। अर्थात
ये शरीर से बाहर होता है। और इस युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं। अधिकतर जो जल में पाए जाने वाले जीव हैं, जो सदा जल में रहते हैं, शैवाल हो, मछलियां हो, या कुछ जल स्थल चर हो, जल में भी रहते हो, स्थल में भी रहते हो, ऐसे जीवों में युग्मक संलयन जल में होता है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जल में छोड़ दिए जाते हैं। तैरते हुए जब वो आपस में मिलते हैं तो वो शरीर के बाहर युग्मक संलयन होता है। और इस तरह की ये जो युग्मक संलयन की क्रिया है, इसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इसकी विशेषता होती है बाह्य निषेचन की, पहली होती है कि इन जीवों में दो लिंगों में समकालिता होती है। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही समय पर या समान समय पर परिपक्व हो जाते हैं, युग्मन के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, इनमें मैच्योरिटी जो है वो एक साथ में आती है। काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त किए जाते हैं। चाहे वो मछली हो और चाहे मेढक हो, इन दोनों में ये कंडीशन है। काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त किए जाते हैं जल में। क्यों? और एक चीज और है, भारी मात्रा में संतान उत्पन्न होती है। परंतु शिकार भी बहुत होता है। ये जो बाह्य निषेचन करने वाले जीव हैं, इनमें दोनों लिंग, दोनों युग्मक एक साथ में परिपक्व होते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में युग्मक बनते हैं और वो जल में छोड़ दिए जाते हैं। निषेचन भी भारी मात्रा में होता है और बहुत सारी संतानें भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा संख्या में संतान उत्पन्न करने के बावजूद इनकी संख्या लिमिट में रहती है, क्योंकि जिस जल में ये है उसमें बहुत सारे इनके दुश्मन भी हैं। बहुत सारे जीवों के द्वारा ये नष्ट कर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत सारे स्थलीय जीव जैसे फंजाई,
अधिकतर पादप, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो टेरिडोफाइट्स हो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर होता है। इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। बहुत सारे स्थल पर रहने वाले जीव, चाहे वो कवक हो, बहुत सारे पौधे ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, इनमें जो युग्मक संलयन होता है वो जीव शरीर के अंदर होता है, भीतर होता है, और इस घटना को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जो आंतरिक निषेचन करने वाले जीव हैं, इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के अंदर होती है। जहां पर वो नर युग्मक से संगलित होता है। जो आंतरिक निषेचन करने वाले जीव हैं, इनमें अंडे का निर्माण जो है वो शरीर के भीतर होता है और नर युग्मक अंडे के पास तक पहुंचता है और वो अंडे से क्या करता है, संगलित होता है, जुड़ता है। आंतरिक निषेचन वाले जीव में नर युग्मक चलनशील होता है। इन्हें निषेचन के लिए मादा युग्मक तक पहुंचना पड़ता है। इस प्रक्रम में विशाल संख्या में
शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। परंतु अंडों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। जो आंतरिक निषेचन जिन भी प्राणी में होगा, जिस भी जीव में होगा, उसमें जो नर युग्मक होगा वो चलनशील होगा। उसे संलयन के लिए मादा युग्मक तक पहुंचना होगा और इसलिए नर युग्मकों की संख्या या शुक्राणुओं की संख्या ज्यादा होती है, जबकि अंडाणुओं की या अंडों की संख्या कम होती है। अगला पॉइंट है बीजीय पादपों में अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। देखिए, अभी हमने ये कहा कि जो शुक्राणु है या नर युग्मक है इसे मादा तक पहुंचना है, जिसके लिए उसे चलना पड़ सकता है। वैसे जो बीजीय पादप है, ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण होता है, उसमें उसके नर युग्मक अचलनशील होते हैं, लेकिन वो पराग नली के द्वारा मादा युग्मक तक ले जाए जाते हैं। अगला पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज जाइगोट द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी लैंगिक जनन करेगा जीव, उसमें द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होगा और बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम जल में होता है, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले
जीवों में उनके शरीर के भीतर युग्मनज का निर्माण होता है। जो युग्मनज बनेगा ये द्विगुणित होगा, 2n होगा, और ये लैंगिक जनन करने वालों का एक अनिवार्य भाग है कि लैंगिक जनन बिना युग्मनज के संपन्न नहीं हो सकता। वो अनिषेक जनन की कंडीशन को छोड़ देने पर, और जो बाह्य निषेचन करते हैं जिनमें नर युग्मक को और मादा युग्मक को शरीर के बाहर जल में तैरने के लिए छोड़ दिया गया है, उसमें जब युग्मक संलयन की प्रक्रिया जल में होगी तो युग्मनज का निर्माण भी जल में होगा। और जो आंतरिक निषेचन करने वाले जीव हैं जिसमें मादा युग्मक जीव के शरीर के अंदर होता है और नर युग्मक किसी भी माध्यम से वहां पहुंच करके युग्मक संलयन की क्रिया करता है, तो उनके युग्मनज का निर्माण उनके शरीर के भीतर होता है। और ये जो युग्मनज बना है, युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र और वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये जो भी जीव हैं जो युग्मनज बनाते हैं, इनकी अपनी अपनी लाइफ साइकिल, अपना अपना जीवन चक्र होता है और अपना पर्यावरण होता है। उसके आधार पर युग्मनज का आगे का विकास होता है। जैसे फंजाई, जिसको हम कवक कहते हैं, फंजाई और शैवालों के युग्मनज में एक मोटी भित्ति का निर्माण होता है। जो इसको शुष्कन एवं क्षति से रक्षा करती है। ये अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांत काल में रहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो फंजाई है, कवक है और शैवाल है, इनके जो युग्मनज है ये काफी समय तक युग्मनज बनने के बाद इनका विकास काफी समय तक रुका रहता है। तो इनमें एक मोटी भित्ति बन जाती है और वो मोटी भित्ति के अंदर ये पैक रहते हैं
और ये जो मोटी भित्ति है ये इनको सूखने से या किसी प्रकार की क्षति से रक्षा करती है और काफी समय तक ये रेस्टिंग पीरियड में होते हैं, विश्रांत काल में होते हैं, उसके बाद इसमें अंकुरण होता है। अगला पॉइंट है अगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु बनाता है, जो अंडाणु व्यष्टि के रूप में इंडिविजुअल व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। अगला पॉइंट है युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। और किसी भी जीव के जीवन की किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। कोई भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो या लैंगिक जनन करने वाला प्राणी हो, उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की जो कड़ी है वो युग्मनज या जाइगोट ही है। और जाइगोट एकल कोशिका है, एक कोशिका से बना हुआ है। इस प्रकार किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है। अगला पॉइंट है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये भ्रूण के विकास को दर्शाता है या संदर्भित करता है। इसके दौरान युग्मनज में कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण होता है।
ये जो युग्मनज है बन गया है, उसका रेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया है। अब उसमें विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। जो एकल कोशिका है वो विभाजित होगी 2 में, 2 विभाजित होगी 4 में, 4 होगी 8 में, 8 होगी 16 में। और ये जो कोशिका विभाजन होगा और इसके बाद समान प्रकार की कोशिकाओं में विभेदन होगा, विभेदीकरण होगा। और जब ये विभेदीकरण होगा तो इनसे जो है नए ऊतकों का निर्माण होगा। अगला पॉइंट है भ्रूण विकास के दौरान कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और कोशिका विभेदीकरण से गुजरकर कोशिकाएं विशिष्टीकृत ऊतक और अंगों का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट है प्राणियों में अंडप्रजक और सजीव प्रजक दो विभाजन पाया जाता है। इसका आधार है कि युग्मनज मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है या भीतर। ध्यान दीजिएगा प्राणियों को अंडप्रजक या सजीव प्रजक, अंडप्रजक कहते हैं अंडा देने वाले को, सजीव प्रजक कहते हैं बच्चे को जन्म देने वालों को। ये विभाजन पाया जाता है। प्राणी या तो अंडप्रजक होते हैं या तो सजीव प्रजक होते हैं। और इसका आधार क्या है कि जो युग्मनज है ये मादा जनक के शरीर के बाहर विकास करता है अथवा भीतर विकास करता है। अर्थात इसका उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित
अंडों के द्वारा हुआ है। अथवा शिशु के रूप में जन्म या इसी को प्रसव कहते हैं, हुआ है। ये जो अंड प्रजक है या सजीव प्रजक है, इनमें जो है जो विभाजन है उसका आधार है कि युग्मनज का जो विकास हुआ है वो शरीर के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है, निषेचित अंडे से हुआ है या अनिषेचित अंडे से हुआ है, या उसका जन्म जो है शिशु के रूप में उसने जन्म लिया है। और ये जो अंड प्रजक है ये सरीसृप, घिसट के चलने वाले सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के जंतु अंड प्रजक है। ये किसी सुरक्षित स्थान पर अपने अंडे को देते हैं और इनका जो अंडा होता है, इनके अंडे पर कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर खोल होती है, कठोर खोल होती है। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो अंडे होते हैं इसका जो कठोर खोल है, छिलका जिसको बोलते हैं, ये किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इस पर कठोर कैल्शियम युक्त पदार्थ है जिसमें एक निश्चित निवेशन पीरियड कहते हैं उसको, उसके पश्चात स्फुटन होता है और नए शिशु को जन्म देते हैं। दूसरी तरफ जो सजीव प्राणी है इनके मादा के भीतर युग्मनज का विकास होता है और शिशु का ये जो विकास होता है वो एक निश्चित चरण और निश्चित समय के को पूरा करने के बाद प्रसव के द्वारा जन्म होता है। एक पॉइंट और देखेंगे, ये जो पुष्पीय पादपों में जो ये पुष्पीय पादप है इसमें युग्मनज का निर्माण बीजांड के भीतर होता है, बीजांड के भीतर होता है। निषेचन के बाद बाह्यदल, दल, पुंकेसर मुरझा कर गिर जाते हैं। स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है। जो युग्मनज है भ्रूण में तथा
बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बना लेती है। प्रकीर्णन के बाद अनुकूल परिस्थिति में अंकुरण होता है। और नए पादप का जन्म होता है। ये जो पुष्पीय पादप है, ये जो फूल देने वाले पौधे हैं, इनमें युग्मनज का निर्माण बीजांड के भीतर होता है, निषेचन बीजांड के अंदर होता है। और निषेचन के बाद बाह्य दल, दल और पुंकेसर, ये तीनों मुरझा कर गिर जाते हैं। स्त्री केसर जुड़ा रहता है पौधे से। युग्मनज जो है वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल बना लेता है और जो अंडाशय की भित्ति है वो फल भित्ति बना लेती है, जिसको हम छिलका कहते हैं। और ये जब फल बन जाता है तो फल डाली से टूट करके कहीं भी जा सकता है, हवा में उड़ के जा सकता है, किसी जानवर के द्वारा उसके शरीर में फंस कर जा सकता है, या किसी मनुष्य द्वारा ले जाया जा सकता है। और इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन के बाद जब वो बीज कहीं भी जाएगा, फल कहीं भी जाएगा, अनुकूल परिस्थिति आएगी तो उसमें अंकुरण होगा और अंकुरण होने के बाद नए पौधे का जन्म होगा। यदि आपको मेरा ये हिंदी का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।